हेलो मित्रों, मैं प्रवीण सर आज आप लोगों को फिजिक्स में उष्मा का जहाँ पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न केल्विन पैमाने पर, किस पैमाने पर? केल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक होता है। केल्विन पैमाने पर पानी का क्वथनांक होता है। अब आप जानते हो कि जनरल पानी का क्वथनांक को 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जनरल पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी तापमान पर पानी उबलना शुरू होता है। अब पूछ रहा है केल्विन पैमाने पर, किस पैमाने पे पूछ रहा है? तो केल्विन पैमाने पे पूछ रहा है। तो फार्मूला क्या है? K = C + 273, मतलब केल्विन = सेल्सियस + 273। अब यहाँ पर केल्विन पैमाने पर पूछ रहा है, तो हमको सेल्सियस में मालूम है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें 273 अगर आप ऐड कर देते हो तो क्या आ जाएगा? 373 केल्विन। क्या आ जाएगा? 373 केल्विन। मतलब पहला हमारा ऑप्शन सही है। ठीक, पहला ऑप्शन हमारा सही। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि केल्विन पैमाने पर पानी का केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक। अब सामान्यतः पानी का हिमांक कितना होता है? तो सामान्यतः पानी का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब केल्विन पैमाने पर पूछ रहा है, तो 0 + 273 आप कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 273 केल्विन हो जाएगा। तो केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक कितना हो जाएगा? 273 केल्विन हो जाएगा। ठीक, 273 केल्विन क्या हो जाएगा? पानी का हिमांक हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं के तापमान में 63 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर। दो वस्तुओं के तापमान में 63 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर है, केल्विन पैमाने पर अंतर बताइए। तो ध्यान दीजिएगा कि केल्विन और सेल्सियस, जैसे नीचे अंडरलाइन हम कर रहे हैं, केल्विन और सेल्सियस पैमाने पर तापों का अंतर सेम होता है। अगर सेल्सियस पर 63 केल्विन है, डिग्री सेंटीग्रेड है, तो केल्विन पर भी 63 केल्विन होगा। केल्विन पर भी क्या होगा? 63 केल्विन होगा। ठीक है, अंगीठी पर पतीली में पानी भर कर रख देने से पानी गर्म हो जाता है। 3 विधि है, पहला है चालन, दूसरा है संवहन और तीसरा है विकिरण। अब जो उसमें होती है, ठीक है, संवहन की प्रक्रिया द्रव और गैस दोनों में होती है। संवहन की प्रक्रिया द्रव और गैस दोनों में होती है। तो संवहन की प्रक्रिया अगर द्रव और गैस दोनों में होती है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा, ज्वलन प्रक्रिया दोनों में होता है, तो द्रव और गैस में, और संवहन प्रक्रिया भी द्रव और गैस दोनों में होता है। तो सॉरी, विकिरण प्रक्रिया सिर्फ हमारा गैस में होता है, तो हमारा सिर्फ किसमें होता है? तो गैस में होता है। तो यहाँ पर द्रव और चालन और संवहन द्वारा होगा। सूर्य के प्रकाश, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी तक आती है। जो हमारा सूर्य का प्रकाश है, उसकी ऊर्जा पृथ्वी तक किस विधि द्वारा आती है? तो विकिरण विधि द्वारा आती है। किस विधि द्वारा आती है? तो विकिरण विधि द्वारा। किस विधि द्वारा आती है? विकिरण विधि द्वारा आती है। ठीक है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मात्रक। अब वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मात्रक, तो गुप्त ऊष्मा का मात्रक हमारा कौन सा है? तो
कैलोरी कैलोरी प्रति ग्राम है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का मात्रक कैलोरी प्रति ग्राम है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा जो है वो पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिकतम होती है, सबसे अधिक पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती है। ठीक है, तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या है, अधिकतम होती है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा संचरण सबसे तेज होता है, ऊष्मा संचरण पृथ्वी में सबसे तेज होता है, चालन में कि संवहन में कि विकिरण में। तो सूर्य का आने के लिए विकिरण द्वारा होता है, सबसे तेज होता है। तो ऊष्मा संचरण की प्रक्रिया द्वारा होती है। ठीक है, फिर है हमारा किसी वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा उस वस्तु के अणुओं की, तो यहाँ पर क्या कहता है, किसी वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा मतलब कि यदि किसी वस्तु में हम ऊष्मा दें, ऊर्जा दें, तो उस वस्तु के अणुओं पर क्या प्रभाव होगा, या फिर उस वस्तु के अणु क्या होंगे, तो उस वस्तु की कुल ऊर्जा के बराबर होती है, उस वस्तु के कुल ऊर्जा के बराबर होती है। किसी वस्तु की ऊष्मीय ऊर्जा उस वस्तु के अणुओं की कुल ऊर्जा के बराबर होती है। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का आप निम्नलिखित में से किसका सूचक है। ठीक है, किसी वस्तु का आप मतलब उसका ऊष्मा निम्नलिखित में से किसका सूचक है, तो उसके अणुओं की औसत वेग। जब किसी वस्तु को हम गर्म करेंगे, उसको तापमान देंगे, तो उसके अणु क्या होंगे, गति करेंगे। तो उसके अणुओं जब गति करेंगे तो उसके अणुओं के औसत वेग के बराबर होता है, उसके अणुओं के औसत वेग के बराबर होता है। ठीक है, जैसा कि देखो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि ताप को बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने से उसके वेग बढ़ेगा और ताप के अणु के औसत वेग का सूचक होता है। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि जो है किसी वस्तु का, अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को गर्म किया जाए तो उसके अणु, किसी वस्तु को अगर गर्म किया जाए तो उसके अणु की चाल बढ़ जाती है। जब किसी वस्तुओं को गर्म करते हैं तो उसके अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करना शुरू कर देते हैं, जिससे उसके अणुओं की चाल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है ए तथा बी दो पिंड हैं, ए का आप बी से अधिक है, इसका क्या अर्थ है। मतलब कि मान लेते हैं ए तथा बी दो पदार्थ हैं, ए का जो है तापमान बी से अधिक है, तो अगर ए का तापमान बी से अधिक है तो ए के अणु बी के अणु की अपेक्षा अधिक गति कर रहे हैं। जिनके अणु अधिक गति करते हैं उनके तापमान अधिक होते हैं, मतलब जिनको अधिक तापमान दिया जाएगा उनके अणु अधिक गति करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, तो पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा कौन सा अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को, तो आवश्यक ऊष्मा को हम क्या कहते हैं, उसकी विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। 1 किलोग्राम द्रव्यमान का आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए, 1 किलोग्राम द्रव्यमान का तो आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए कोई भी पदार्थ हो, अगर उसको 1 किलोग्राम द्रव्यमान का आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए या फिर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होगी वही उसकी विशिष्ट ऊष्मा होती है, वही उसकी क्या होती है, विशिष्ट ऊष्मा होती है। ठीक है, फिर अगला है जब वाष्प संघनित होती है, जब वाष्प संघनित होता है, संघनित होता है मतलब कि वाष्प हमारा द्रव में बदल जाता है, तो वाष्प में बदलता है, जब वाष्प संघनित तो वह ऊष्मा उत्सर्जित करती है, अवशोषित नहीं होती है, वहां पर ऊष्मा उत्सर्जित होती
होती है, मतलब ठोस से द्रव में बदलने के लिए और द्रव से गैस में बदलने के लिए ऊष्मा अवशोषित होती है। गैस से द्रव में, द्रव से ठोस में बदलने के लिए ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ठीक है, फिर शून्य ताप होता है, परम शून्य तापमान होता है वो डिग्री सेंटीग्रेड होता है, परम शून्य ताप -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर अगला प्रश्न है हमारा कि ब्राउनी गति है। ब्राउनी गति क्या है? तो ब्राउनी गति एक तापीय गति थोड़ी है, वहां पर ताप का कोई प्रभाव नहीं। ब्राउनी गति एक नियमित नहीं है, क्योंकि ब्राउनी गति जिग-जैग मोशन, टेढ़ी मेढ़ी कहीं भी गति कर सकती है, काल्पनिक गति नहीं है। दिखता है हमको ब्राउनी गति, तो ये क्या है? एक नियमित गति है। ब्राउनी गति क्या है? एक नियमित गति होती है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है ब्राउनी गति के संबंध में सत्य कथन है। तो ब्राउनी गति के संबंध में सत्य कथन क्या है? तो ब्राउनी गति को सर्वप्रथम डेनियल बर्नौली ने देखा था, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ब्राउनी गति रॉबर्ट ब्राउन द्वारा खोजा गया है। ठीक है, फिर दूसरा है कण का आकार बड़ा होने से ब्राउनी गति अधिक होती है, बिल्कुल गलत है। ब्राउनी गति छोटे छोटे अणुओं पर या कणों पर अधिक गति करते हैं। माध्यम का ताप बढ़ाने से ब्राउनी गति बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। जितना अधिक ताप देंगे उतना उनके अणुओं की गति बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा? सी सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी सही होगा।